नमस्कार। सिटीजन सिक्योरिटी टीवी के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं नरेंद्र भल्ला। आज हम बात करेंगे पंजाब की, जहां की राजनीति में उथल पुथल मची हुई है। हालांकि वहां के विधानसभा चुनाव होने में तकरीबन 13 महीने बाकी है, लेकिन हर पार्टी ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। पंजाब में 117 विधानसभा की सीटें हैं और वहां की कुल आबादी का 10% हिस्सा जो है वो राजपूतों का है। दोनों वर्गों में, हिंदू में और सिखों के, राजपूत बिल्कुल मिलाकर 10% हिस्सा है। 117 सीटों में से 32 सीटों पर राजपूतों का वर्चस्व, यानी कि उन इलाकों में उनकी तादाद अच्छी खासी है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि वो सारी की सारी 32 सीटें शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व है, अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व है। तो एक तरह से पंजाब की राजनीति में राजपूतों को हाशिए पर धकेल दिया गया है। चुनाव से ठीक पहले अब फिर से वहां राजपूत एकजुट हो रहे हैं और वो अपना प्रतिनिधित्व चाहते हैं। वो चाहते हैं कि चुनाव से पहले उसका परिसीमन हो और जो रिजर्व सीटें हैं उन्हें सामान्य सीटें घोषित किया जाए, ताकि राजपूत वहां से चुनाव लड़कर देश की, प्रदेश की राजनीति में भागीदारी कर सके। पंजाब में राजपूतों की राजनीति में एक बड़ा नाम है कुंवर विक्रम सिंह का, जो कि राजपूतों को पिछले कई सालों से एकजुट कर रहे हैं। देश के अलावा पंजाब के राजपूतों पर खास तौर से उनका फोकस है। आज हम उन्हीं से बात करेंगे कि आगे क्या होने वाला है। नमस्कार कुंवर साहब, आपका इस शो में आने के लिए स्वागत है। थैंक यू। मैं जानना चाहता हूं कि 13 महीने बाद जो पंजाब के चुनाव होने वाले हैं उसमें राजपूतों का क्या रोल रहने वाला है, क्योंकि अभी तक उनको हाशिए पे धकेल दिया गया और 10% आबादी है। तो क्या तैयारी कर रहे हैं आप? बालाजी, तैयारी तो कोशिश कर रहे हैं कि सब लोगों को इकट्ठा किया जाए, लेकिन जो सबसे बड़ी चुनौती पंजाब के राजपूतों को है कि वो चुनाव कहां से लड़े। जी, राजनीति में तो हिस्सा तब लिया जाएगा कि तब जब उसकी राजनीति में आपकी हिस्सेदारी हो। पूरे देश में लोग चुनाव लड़ते हैं और हर बरादरी को कहीं ना कहीं मौका मिलता है अपने लोगों को रिप्रेजेंट करने का। बिल्कुल। हालांकि चुनाव कोई बरादरी के नाम के ऊपर कभी नहीं होते, पार्टी के नाम के ऊपर होते हैं, लेकिन पार्टियां भी उस ढंग से उम्मीदवार को चुनती हैं कि तो वो वहाँ की उस पॉपुलेशन को, उस बरादरी को भी रिप्रेजेंट कर पाए, क्योंकि हर बरादरी के अपनी एस्पिरेशंस हैं। और डेमोक्रेसी में हर बरादरी को, हर व्यक्ति को पूरा हक है कि इस डेमोक्रेसी का फ्रूट को वो एंजॉय करे और प्रफुल्लित हों। लेकिन पंजाब की विडंबना ये है कि ये पूरा प्रदेश एक बहुत बड़े षड्यंत्र के तहत, जब से जहाँ पे रिपब्लिक शुरू हुआ, गणतंत्र शुरू हुआ है, उसमें इनको बिल्कुल ही पंजाब की राजनीति से बाहर कर दिया गया। पंजाब में किसी वक्त सब राजपूतों का ही राज था। बिल्कुल। वहां जितने सिख राजपूत राजा भी थे वो बाय एंड लार्ज वो राजपूत ही, चाहे वो सिख थे लेकिन वो राजपूत थे। और वहां काफी जो लैंड होल्डिंग थी पंजाब में वो मैक्सिमम राजपूतों की थी। वीर भोग्यो बसंतरा, तो वो सारे लोग बड़े लड़ाके लोग थे, देशभक्त लोग थे, देश की स्वतंत्रता में बड़ा उनका हिस्सा था। लेकिन जो ही पंजाब की रचना वहां पे हुई और उनको इनमें से बिल्कुल बाहर निकाल दिया, उसका कोई विरोध करने वाला नहीं था। जैसे आज आपने कहा कि 117 सीटें हैं। बालाजी, 117 सीटों में आज के दिन में एक राजपूत है वहां असेंबली में, एक विधायक है कुंवर विजय प्रताप सिंह, जो कि पंजाब के नहीं है, बाहर से आए हैं, पुलिस के अफसर, बहुत ईमानदार व्यक्ति हैं, आम आदमी पार्टी से, आम पार्टी से जीते, लेकिन वो पंजाब से नहीं थे। लेकिन पिछली विधानसभा में एक व्यक्ति था, ओनली वन पर्सन राजपूत था, राणा केपी सिंह थे। उससे पहले की में एक राजपूत था, सुजीत सिंह मिन्हास थे। नहीं जी, वो थे आपके पठान सुजालपुर से बब्बू जी, दिनेश बब्बू नाम उनका है, वो वहां से चुने गए थे।
उससे पहले एक और थे जो ठाकुर नरेश थे, जी वो होशियारपुर से थे। लेकिन जो मजेदार बात यह है कि जब भी वहां से कोई राजपूत जीता है, उससे पहले मनिहास थे, सुरजीत सिंह मनिहास। सुरजीत सिंह मनिहास थे, सिख राजपूत थे, वो स्पीकर भी रहे, विधानसभा स्पीकर भी रहे हैं। लेकिन जो भी राजपूत जीता है, ये भी एक विचार का विषय है कि जब भी चाहे मनिहास जीता तो उसको स्पीकर बना दिया। आपके दिनेश बाबू जीते, उनको स्पीकर बना दिया। नरेश ठाकुर जीते, उनको डिप्टी स्पीकर बना दिया। बब्बू को डिप्टी स्पीकर बना दिया। केपी राणा जीते, उनको स्पीकर बना दिया। यानी कि आज तक कभी हमारा मंत्री हुआ ही नहीं। हुआ ही नहीं। और ये भी कोई सोची समझी बात है कि आप इनको मंत्री भी बना सकते थे ताकि आपने क्षेत्र का वो विकास कर पाए, लोगों का भला कर पाए। लेकिन 117 में एक एक आदमी जीत के, और अब की पंजाब में एक भी ना हो पंजाब का राजपूत, ये तो बड़ा अन्याय हुआ ना। तो इसके लिए आप क्या क्या तैयारी कर रहे हैं कि क्या है कि कैसे आपको प्रतिनिधित्व कैसे मिलेगा? सिख अभी तो भला जी काफी सालों से मैं कोशिश कर रहा हूं वहां पे किसी ढंग से स्थिति में बदलाव आए, और जो बदलाव कहीं आना भी था, जैसे मैं होशियारपुर से चुनाव लड़ता था, राजपूत था, उससे पहले जनरल जय सिंह वहां से जीते थे, राजपूत थे। जब डिलिमिटेशन किया गया बीच में पार्लियामेंट की सीट का, तो मेरी होशियारपुर की सीट को भी रिजर्व कर दिया। यानी कि कोई राजपूत वहां पे उनके राजनीतिक क्षेत्र में कहीं उसका कोई योगदान ना हो, ये षड्यंत्र नहीं होता और क्या है। इसके लिए हमने लड़ाई लड़ी, खूब हमने मीटिंग्स की, सरकार को कहा कि ये अन्याय हो रहा है, आप राजपूतों को पंजाब की राजनीति से बाहर कर रहे हो। हमारी कम से कम 40 सीटें ऐसी हैं जहां पे लोग जीत के आ सकते हैं, चाहे वो सिख राजपूत हैं या हिंदू राजपूत हैं। सिख के बड़े बड़े राजपूत हैं जो बड़े अच्छे अच्छे लीडर्स हैं, लेकिन उनकी भी सीटें वहां पे रिजर्व कर दी गई है। तो इसका कहीं प्रदर्शन किया गया, सब कुछ मांगा गया, लेकिन कहीं इस बात की सुनाई नहीं है। तो आज भी हमारी ये स्थिति है, बड़ी दयनीय स्थिति है। यानी कि अगर कोई पंजाब में कोई दलित जाति है, वो है राजपूत जाति, जिनका विकास नहीं हो सकता जब तक कि आपका इनका राजनीति में हिस्सा ना हो। अब कुल मिला के आप कैसे महसूस करोगे कि आपका कोई वहां पे रिप्रेजेंटेटिव ही ना हो, आपका कोई बात करने वाला ना हो, और पूरे हालत आज तो वो बड़ी फ्रस्ट्रेशन की इशू आ गई है वहां पंजाब के अंदर। तो ये ऐसी स्थिति वहां पे बनी हुई है। लेकिन पीछे पंजाब के कई सारे ऐसे चीफ मिनिस्टर हुए हैं, मुख्यमंत्री हुए, जिन्होंने राजपूतों के लिए काफी कुछ किया है, राजपूतों के विकास के लिए काफी ध्यान दिया है। भला जी दिया है, और उनमें से तो एक ही नाम मुझे याद आता है, वो है सरदार प्रकाश सिंह बादल जी। जब सर प्रकाश सिंह बादल इनके बने तो उनके साथ मेरे बड़े अच्छे तल्लुकात मैंने बनाए। उनको सारी बात को समझाया गया कि आप राजपूत कम्युनिटी को बिल्कुल बाहर मत करो। ये अपने इलेक्शन के अंदर हिस्सा लेने का भी इनका मन नहीं होता कि किसको वोट दे। उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में तो वो बहुगिनती में है, लेकिन चुनना पड़ता किसी SC ST को, उनका कभी बारी नहीं आती। तो हमने सरकार को कहा कि इसका रोटेशन करिए, बाकी सब जगह रोटेशन करते हैं, इतने साल हो गए हैं, कभी तो आप सोचोगे कि इसका रोटेशन होना चाहिए। जो रोटेशन की कोई बात ही नहीं करता है। तो प्रकाश सिंह बादल जी को जब मैंने सारी बात सारी बताई, तो आप भी इनका कुछ ढंग से कल्याण कीजिए। तो उन्होंने मुझे कहा मैं क्या करूं इसके लिए। मैंने कहा सबसे पहले तो आप काम करिए कि आप पंजाब में एक राजपूत कल्याण बोर्ड की स्थापना कर दीजिए, कम से कम लोगों का कल्याण तो हो, उनको कहीं ना कहीं अच्छे पद मिले, अच्छी शिक्षा मिले, इसको कहीं कोई तो योगदान हो कि नहीं। तो प्रकाश सिंह बादल जी ने हमारी ये बात मेरी मान ली। उन्होंने देश में पहली बार ऐसा हुआ कि राजपूत के नाम के ऊपर कोई कल्याण बोर्ड बना। उन्होंने महसूस किया कि नहीं होना चाहिए। इसके अलावा प्रकाश सिंह बादल जी ने महाराणा प्रताप के जो जन्मदिन होता है, जहाँ उनकी पुण्यतिथि होती है, उसके ऊपर उन्होंने सरकारी फंक्शन करने शुरू कर दिए, उसको स्टेट फंक्शन बना दिया। महाराणा प्रताप जी की जयंती के दिन उन्होंने एक देश जो प्रदेश की जो छुट्टी होती है, सरकारी छुट्टी, उसकी घोषणा की। फिर इसके अलावा बादल साहब ने हमारे कम से कम 5 बड़े फंक्शन जो हम महाराणा प्रताप की जयंती बड़े धूमधाम से मनाते हैं, हजारों लोग उसमें आते हैं, वो उन फंक्शनों में वो भी आए।
फिर उन्होंने हमारे कहने के ऊपर जो पठानकोट का जो बस स्टैंड है उसका नाम उन्होंने वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप बस अड्डा अंतरदेशीय अड्डा रखा। फिर उन्होंने हमारे कहने के ऊपर ही महाराणा प्रताप की 3 जगह मूर्तियां भी लगाई और सबसे बड़ी मूर्ति उन्होंने पठानकोट में ही लगाई। यहां तक कि उन्होंने कहा कि आप अगर यहाँ सोने की मूर्ति लगा सकते हो, उन्होंने एक अपने भाषण में कहा कि अगर सोने की मूर्ति लगाना चाहोगे तो महाराणा प्रताप का इतना बड़ा देश के अंदर योगदान है उस वीर योद्धा का, तो मैं उसकी सोने की मूर्ति लगा दूंगा। ही बिकेम वेरी इमोशनल, ही रियलाइज कि यार इनके साथ कहीं ना कहीं अन्याय हो रहा है। अब मूर्ति लगाने से लोग खुश तो हुए हैं, छुट्टी होने से खुश हुए हैं, लेकिन जिस ढंग से लोगों को नौकरियां मिलनी चाहिए, पद मिलने चाहिए, उनका राजनीति में कहीं हिस्सा हो, किसी भी समिति में किसी भी जगह राजपूत टोटल ही आउट ऑफ पॉलिटिक्स है। अब कोशिश क्या प्रॉब्लम क्या पड़ती है वहां पे, लोग वहां पे जो इशू लीडरशिप का भी आता है कि आपकी लीडरशिप ही होनी चाहिए। लीडरशिप तब वहां पे पनपेगी अगर कोई एमएलए का इलेक्शन लड़ेगा, लीडर बनेगा, कोई एमपी का इलेक्शन लड़ेगा तो लीडर बनेगा। जब ऐसा वहां पे व्यवस्था ही नहीं है तो लोग क्या करें। लीडरशिप की तो टोटल अभाव है, इसकी कोई बात नहीं है। परमात्मा की कृपा से पूरे पंजाब के जितने राजपूत हैं, सिख और हिंदू मिला के, जे मैक्सिमम लोग फौज में चले जाते हैं जी। कोई यहाँ अपॉर्चुनिटी राजनीति में तो है नहीं, लेकिन वो सारे फौज में चले जाते हैं। तो राजपूतों की जो असली लीडरशिप है, जिन लोगों में लीडरशिप की क्वालिटीज हैं, वो सारे फौज में चले जाते हैं। फौज में जनरल्स तक बनते हैं और हर गांव में आपको फौजी मिलेगा। तो जो लीडर है, जिसके अंदर लीडरशिप की क्वालिटी है, देश सेवा की क्वालिटी है, वो तो फौज में चले गए, पैरामिलिट्री फोर्सेस में बचे। बाकी गरीब गुरबे बेचारे बच जाते हैं। कौन चुनाव लड़ेगा जी वहां पे? अब वो उनके लिए तो छोटा चुनाव भी लड़ना बड़ा मुश्किल हुआ पड़ा है। तो ऐसी स्थिति में एक तो लीडरशिप की कमी है, और फिर जब चुनाव की प्रक्रिया शुरू होती है तो कई लोग निकलते हैं जो वहां जो ओपन सीट है वहां पे चुनाव लड़ने के लिए, वो अपना जाके बोलते कि हम जहां पे एमएलए का चुनाव लड़ना चाहते हैं या पार्लियामेंट का, उनको कोई सीट ही नहीं देता। जनरल कैटेगरी में राजपूतों के कहीं भी वो सीट नहीं देते उसको चुनाव लड़ने के लिए। आपने अभी बात की कि जो 32 या 40 तकरीबन सीटें हैं जहाँ राजपूतों का वर्चस्व है, उसका रोटेशन होना चाहिए। आपने कहा रोटेशन, तो रोटेशन करने का काम तो चुनाव आयोग का है, इलेक्शन सेंट्रल इलेक्शन कमीशन ही करेगा उसको। तो आप इसके लिए सारी पार्टियों को तैयार क्यों नहीं करते कि राजपूत आंदोलन या राजपूत जो राजनीति, राजपूतों के जो भी लीडर है आपके अलावा और भी है, वो बीजेपी से, कांग्रेस से, अकालियों से, आम आदमी पार्टी से, इन सबके ऊपर दबाव क्यों नहीं बनाते कि रोटेशन किया जाए सीटों का? कोई मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि उन कॉन्स्टिट्यूंसी में उनके लीडर जीते हुए हैं। अब जो जिनके बीजेपी के लीडर जीते हुए हैं, बाकी पार्टियों के, कांग्रेस के जिस एमएलए की सीट के ऊपर उनका एमएलए जीता हुआ है, वो रोटेशन में क्यों लाएंगे? देखो, ये बड़ी एक सोचने की बात है कि वो अपनी एस्टेब्लिश लीडरशिप को कहीं भी वो डिस्प्लेस करके नए व्यक्ति को प्रमोट करने की बात तो कोई करता ही नहीं है, और क्योंकि उसके उनको लाभ नहीं होगा, उनको हानि होगी। लेकिन कहीं ना कहीं आपको जो लोगों की इच्छाएं हैं, जो एक न्यू डेमोक्रेसी का एक पूरा एसेंस है, हर व्यक्ति उसमें अंदर भागीदारी ले, तो एक राजपूत कम्युनिटी को क्यों आप बिल्कुल ही बाहर कर रहे हो? कोई इसके वो ये जो बात आपने कही सही कही है, कोई टिकट ही नहीं देता। बिल्कुल। हाँ, और रोटेशन की तो बात कोई करने को तैयार ही नहीं है। रोटेशन की बात करोगे तो सब जगह उनके जो जीते हुए एमएलए, उनकी जगह पे लोग आएंगे कि नहीं, जो जनरल सीटें हैं। तो फिर इसका उपाय क्या है? क्या समाधान है इसका कि राजपूतों को वहां प्रतिनिधित्व मिल पाए? क्या आप क्या करेंगे इसके लिए फिर? अब क्या करें बल्ला जी, हमें तो इसकी समझ नहीं है कि इसके ऊपर क्या किया। ये तो देश की लीडरशिप है जो आम जनता की भलाई की बात करते हैं, उनके जो दलित को उठाने की बात करते हैं, अंत्योदय की योजना जो बाकी सब जगह लागू होती है, वो पंजाब में अंत्योदय को क्यों नहीं लागू करते? वो तो हाशिए में है ना। अगर आप किसी दलित को ऊपर उठा रहे हो, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन जो पंजाब का राजपूत दलित बना पड़ा है, उसको कौन उठाएगा? वो तो कोई बड़ा नेता ही होगा जो सोचेगा। इस जात बरादरी की बात लोग सोचते हैं कि उसको भी उठा दो, उसको, जहां तक कि आप देश के राष्ट्रपति बनाते हो और चीजों को बनाते हो, उनका उत्थान करने के लिए।
लेकिन कोई ना कोई तो, मैं तो मोदी जी से भी अपील करता हूं, मैं मोदी जी से आपके माध्यम से अपील करता हूं कि वो इस हमारी जो विडंबना है, जो हमारी तो पेन है, उसको समझे। हमारा देश में बड़ा योगदान है, राजपूत बरादरी का पूरे देश में बड़ा योगदान है। वो उनके साथ खड़े होते हैं, देश की रक्षा सुरक्षा के लिए खड़े होते हैं, सब जगह खड़े होते हैं, तो इनको क्यों वंचित रखोगे जी? लेकिन हमारे बड़े नेताओं की सोच यही है आमतौर पर कि भाई राजपूत बरादरी एक ऐसी है जो बहुत ही समृद्धशाली है, तो उसे जरूरत क्या है राजनीति में प्रतिनिधित्व देने की, वो तो खुद ही सक्षम है और समृद्ध है। कहाँ ये सोच है। बालाजी कहाँ समृद्ध है? आपकी आजादी के बाद जो सबसे पहले जो भूमि का अधिग्रहण किया गया, जो जमीनें ले ली गई, तो वो तो राजपूतों की जमीनें के ऊपर आपने सीलिंग लगाई थी कि नहीं? तो सीलिंग में जो राजपूत थोड़ा समृद्ध था, आपने उसकी जमीन भी छीन ली। किसी व्यापारी के ऊपर तो कभी प्रतिबंध नहीं लगा कि आप 3 फैक्ट्रियां लगाओगे, 5 लगाओगे या कम लगाओगे। किसी और व्यापारी के ऊपर कुछ नहीं हुआ। रोजी रोटी तो राजपूत की जमीन से थी। आपने उसकी पहले तो सारी स्टेट चली गई, उसके बाद तो आपने उनकी जमीनें भी सीलिंग करके खत्म कर दी। आज के दिन में राजपूत जो है वो बहुत ही दयनीय स्थिति में है, आर्थिक दयनीय स्थिति में। आप उनकी अगर कभी कोई सर्वे ऐसा करो, पता लगेगा कि किस गरीबी की हालत में लोग वहां जी रहे हैं। जो तनख्वाह वगैरह आती वो उनकी फौजी लोग हैं, उनकी कोई आ जाती है, बाकी छोटा मोटा व्यापार करना तो राजपूत को आता ही नहीं है। तो जितनी छोटी सी जमीन के ऊपर वो गुजारा कर रहे हैं, उनको तो अपनी बेटी के शादी करने के लिए जमीन बेचनी पड़ती है। हालत बहुत ही, आपको बताऊं मैं, खराब है। लेकिन ये बरादरी फिर भी पंजाब के साथ डटी हुई, चाहे जो मर्जी हो। सिख राजपूतों में भी यही विडंबना है। सिख राजपूतों का इतना बड़ा योगदान रहा है। पंजाब में सबसे पहली जो गदर मूवमेंट शुरू हुआ था, वो सब राजपूतों ने किया। यही परमार, पोहार, मन्हास, परमार, ये सारे लोग थे। बाबा बंदा बहादुर जो थे सबसे, वो राजपूत ही थे ना। बिल्कुल। राजपूत बाबा बंदा बहादुर को क्यों गुरु गोविंद सिंह ने चुन लिया? कहाँ जाके नांदेड़ में जाके चुना? उनको पता ये राजपूत व्यक्ति है, ये आदमी जाके वहां पे कल्याण करेगा, जो मुगल अत्याचार कर उसको रोकेगा। उन्होंने आके रोका, और रोकने के बाद मेजॉरिटी ऑफ द हिंदू राजपूत जो थे वो बाबा बंदा सब बहादुर के साथ मिल गए और सिख बन गए। अब सिख क्या बने कि आने इस व्यवस्था में उनको पूरा पंजाब से अब रामगढ़िया लोग हैं जो सिख हैं, जो राजपूत हैं, अब उनको इस ढंग से ट्रीट किया गया पूरे पंजाब में भी, वो भी एक हाशिए पे ही हैं। अब उनका एक व्यक्ति चुनाव जीता है, उसको भी स्पीकर बना दिया। ये समझ नहीं आ रहा कि राजपूतों को आप जो एग्जीक्यूटिव पावर क्यों नहीं दे रहे हो। अब जो सिख राजपूत इस वक्त जो स्पीकर हैं वो भी रामगढ़िया बरादरी से हैं, लेकिन वो स्पीकर बना दिए। जैसे जब भी कोई राजपूत जीतेगा उसको डिप्टी स्पीकर बना दो या स्पीकर बना दो, उसको सत्ता से बिल्कुल बाहर रखो। जहाँ तक मुझे लगता है कि जो पंजाब के मौजूदा मुख्यमंत्री है भगवंत सिंह मान, वो भी तो राजपूत है। वो तो जट हैं जी, जट है, वो तो जट हैं। लेकिन अब लोगों में काफी जागृति आ रही है, और सिख राजपूत भी अब जो पहले किसी ना किसी कारण से काफी ऐसे सिख थे जो अपने आप को जट कहलाने लगे थे, क्योंकि इनका वहां पे इतना शोषण हो चुका था। वो अपने आप के सामाजिक एक वर्चस्व बताने के लिए वो भी अपने आप को जट कहने लगे, लेकिन है नहीं वो लोग। अब काफी लोग जैसे बाजवाज हैं, बाजवा राजपूत हैं। इसी ढंग से आपको बहुत सी ऐसी बरादरियां मिलेंगी जो अब महसूस करती हूँ भाई ये गलत बात है। हमें एक राजपूत सिख होने का गर्व है, हमारा इतिहास है, हमारा एक हेरिटेज है, हमारा एक बलिदान है सारी चीज में। तो फिर हम क्यों ना कहें कि हम भी राजपूत हैं। सिखों में ये जागृति आ गई है, वो देश में बड़े आंदोलन चल रहे हैं, पंजाब में भी चल रहे हैं। तो ऐसी व्यवस्था में जो अब मैं देखता हूं कि अब समय है कि सब पंजाब के राजपूत, सिख राजपूत और हिंदू ये इकट्ठा हुए और अपना राजनीति में, लोकतंत्र में अपना हक मांगे, और जो उच्च अधिकारी हैं, जो बड़े नेता हैं, वो इस चीज को महसूस करें कि ये जो वंचित बरादरी है इसको किसी ना किसी ढंग से आप लाए। चाहे इसका डिलिमिटेशन करना पड़े, रोटेशन करनी पड़ी। हमारी तो रोटेशन की डिमांड है। अगर रोटेशन की डिमांड नहीं मानेंगे
तो मैं आपको बताता हूं कि आप पंजाब में एक नया आंदोलन शुरू होने वाला है। मतलब आप तैयारी कर रहे हैं आंदोलन शुरू करने की? आंदोलन, क्योंकि सब लोग दुखी हैं, जी। सब लोग दुखी हैं, तो वो जब दुखी होगा तो अपनी आवाज उठाएगा। तो इसकी तैयारी पूरी सब जगह से चल चुकी। इसके अंदर जितने भी सिख राजपूत हैं, रामगढ़ियाज हैं, और बरादरी, राठौर बरादरी, जो सिख बरादरी जिसको बैकवर्ड वहां पे बनाया गया है, राय सिख हैं, वो उनको भी बैकवर्ड बना दिया गया है। कोशिश तो ये थी कि कुछ राजपूतों को भी बैकवर्ड बना दो पंजाब में। ये काम शुरू भी हुआ था कि जो कुछ सिख राजपूत ऐसे उनको वही आप तो भी शेड्यूल उसमें आ जाइए, कास्ट में आ जाइए। ऐसे भी वहां पे प्रयास हुए जो सिखों ने विरोध किया कि हम भाई ये रिजर्वेशन वाले चक्कर में नहीं आएंगे, आप हमें हक दीजिए, राजनीतिक हक दीजिए। हम पंजाब की प्रोग्रेस के लिए सब लगे हुए हैं और सब शांति प्रिय हैं। सीटों के रोटेशन के लिए आपने कहा कि आपने सरकार से कई बार रिप्रेजेंटेशन दिया है, लेकिन आपने इलेक्शन कमीशन को कभी इस तरह का रिप्रेजेंटेशन दिया? क्योंकि सब कुछ रोटेशन करने की जिम्मेवारी तो इलेक्शन कमीशन के हाथ में है। जिम्मेदारी तो इलेक्शन कमीशन की है, लेकिन उसको निर्देश कौन देगा? जाहिर है सरकार ही देगी। सरकार देगी। तो सरकार पहले तो महसूस करे ना जी भी इसमें ये होना चाहिए। और अगर वो बात को अभी तक महसूस नहीं कर रहे, मैं तो पिछले 20-25 साल से लड़ रहा हूं, यानी कि जो मेरी सीट थी उसको भी रिजर्व कर दिया, जो राजपूत वहां से जीतते थे उसको भी आपने कर दिया। ये तो अत्याचार हुआ ना। अब मैं चुनाव लड़ता था, मेरी सीट ही खत्म होगी, मैं कहां से चुनाव लड़ूं जी? 20 साल मेरे वहां पे लग गए उसकी मेहनत करते हुए। लेकिन गलत बात है ना, ऐसी बाकी सीटें जहां जहां भी ऐसी है जो विधानसभा की हैं। मान लीजिए कि सरकार ने आपकी बात रोटेशन वाली नहीं मानी, तो क्या करेंगे आप? जो अगला चुनाव आ रहा है उसमें राजपूतों का क्या रोल रहेगा? फिर क्या करेंगे? बहिष्कार करेंगे क्या चुनाव का? नहीं, चुनाव का तो बहिष्कार कभी राजपूत करता नहीं। और जहां तक जो ऑप्शंस हैं, वो ऑप्शन तो बैठ के सोचने पड़ेंगे। अब मुश्किल ये है कि जितने राजपूत अभी भी लीडरशिप पंजाब के अंदर, लीडरशिप जो राजपूतों की, वो इतनी बड़ी सशक्त नहीं है। जो थोड़ा बहुत भी कोई काम कर रहा है वो सिर्फ अपनी सीट के लिए लड़ने लगता है कि मुझे मेरी एक सीट मिल जाए पंजाब में। और 2-3 ही सीटें हैं, जैसे गुरदासपुर की सीट है जहां स्वर्ण सिंह सलारिया कोशिश कर रहे हैं अपनी बनाने के लिए, राजपूत सभा के वो अध्यक्ष भी बने हैं वहां पे। लेकिन जो बाकी सब जगह भी है, वहाँ जो राजपूत व्यक्ति थोड़ा सा कहीं प्रभाव रखता है, वो जाके कोई कम्युनिटी की बात नहीं करता है, वो सिर्फ अपनी सीट की बात करता है। वो सीट उसको मिलती नहीं। अगर ये सब लोग इकट्ठा होके सारी बात वहां पे रखें, देश के सामने रखें, प्रदेश के सामने रखें और समाज को बताएं कि देखिए हम वंचित लोग हैं, हम इस बार नहीं कुछ करेंगे, हम अपना जो हमारा जो हक है उसके लिए लड़ेंगे, तो कोई ना कोई आंदोलन पंजाब में एक बड़े स्तर के ऊपर शुरू करने की ऐसी प्लानिंग लोगों की चल रही है। और मुझे आशा है कि सरकार जो है, केंद्र में सरकार है, जब प्रदेश की सरकार है, प्रदेश की सरकार तो नहीं करेंगी। पॉलिटिकल पार्टीज भी, जैसे मैंने कहा, उनका इंटरेस्ट नहीं है, वो अपनी सीटें रोटेशन में खोना नहीं चाहते हैं। लेकिन क्या आप हमेशा ही हमें बंदी बना के रखेंगे? आपने तो पूरा राजनीतिक बंदीकरण हमारा कर रखा कि नहीं? तो ये जो राजनीतिक बंदीकरण राजपूतों का है, इसके अगेंस्ट राजपूतों को खड़ा होना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा और अपना हक पंजाब की राजनीति में उनको मांगना पड़ेगा और सरकार को देना पड़ेगा। शुक्रिया बहुत बहुत कुंवर साहब, आपने हमारे शो के लिए वक्त निकाला। तो ये थे कुंवर विक्रम सिंह, जो बता रहे थे कि पंजाब की राजनीति में राजपूतों को जिस तरह से हाशिए पे रखा गया है, अपना प्रतिनिधित्व या अपना हक लेने के लिए वो एक लंबी लड़ाई, एक लंबा आंदोलन शुरू करने की तैयारी में है। फिलहाल इस शो में इतना ही। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी किसी और विषय को लेकर। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।